हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 4 प्रशासनिक चिंतन यूनिट सेकंड भाग 2। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे शास्त्रीय उपागम क्लासिकल अप्रोच। संगठन की शास्त्रीय विचारधारा को पुरातनवादी विचारधारा, प्रतिष्ठित विचारधारा, परंपरावादी विचारधारा या संरचनात्मक सिद्धांत के नाम से भी पुकारते हैं। संगठन का शास्त्रीय विचार इस सदी के प्रथम 2 दशकों में उदित हुआ था, किंतु आज भी शास्त्रीय प्रबंधन विचारधारा प्रशासकों में प्रबल रूप से विद्यमान है। शास्त्रीय सिद्धांतों की सर्वाधिक विशेषता है कि इनकी संगठन सिद्धांतों के निर्माण के विषय में विशेष चिंता। शास्त्रीय विचारकों ने संगठन में कार्य विभाजन पूर्ण करने के सच्चे आधारों को खोजने तथा कुशलता के लिए कार्य समन्वय के प्रभावी तरीकों को ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों तथा उनके अंतर्संबंधों की सही परिभाषा पर बल दिया तथा कार्य सुचारू रूप से करने के लिए संगठन में कार्यरत लोगों के ऊपर अवरोध तथा नियंत्रण पद्धति द्वारा सत्ता प्रयोग का सुझाव दिया। शास्त्रीय विचारधारा के समर्थकों ने हेनरी फ्योल, जो शास्त्रीय विचारधारा है इसमें कौन कौन से आते हैं, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक एवं लिंडल उर्विक आदि थे। कौन है ये 3 विचारक हैं, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक एवं लिंडल उर्विक। इसके अतिरिक्त मैक्स वेबर तथा F.W. टेलर का नाम भी उल्लेखनीय है। ये 5 जो विचारक हैं ये शास्त्रीय विचारधारा में आते हैं। संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत रचना तथा योजना का एक औपचारिक ढांचा है। इसके अनुसार संगठन सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जिसके आधार पर मनोनीत उद्देश्य अर्थात कार्य के अनुरूप आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन योजना बनाई जा सकती है और फिर उसे पुनः निर्मित संगठन योजना के अनुसार कार्य के लिए क्षमतावान लोगों को नियुक्त किया जा सकता है। इस उपागम पर एक ऐसे इंजीनियर की छाप है जो वैज्ञानिक सूक्ष्मता, तर्कपूर्ण संरचना तथा प्रत्येक कार्य करने का एक सर्वोत्तम तरीका और भागों को एकीकृत करके जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार इस विचारधारा की 4 विशेषताएं स्पष्ट हैं: कार्य विभाजन, पद सोपान, निर्व्यक्तिकता तथा कार्य कुशलता, दक्षता। शास्त्रीय सिद्धांत का विश्वास था कि श्रमिकों तथा प्रबंधन के बीच संबंध औपचारिक सूचना, निश्चित कार्य जवाबदेही, औपचारिकृत कार्यशैली तथा कार्य व्यवहार स्थापित किए जाते हैं ताकि उनमें विरोध को कम किया जा सके। वे श्रमिक जो मूल रूप से आर्थिक व्यक्ति समझते थे जिनको आर्थिक लाभ देकर अभिप्रेरित किया जा सके, वे संगठन को एक बंद व्यवस्था मानते थे जिसमें व्यवस्था का एकीकरण केंद्रीय क्रियाविधि के नियंत्रण और सत्ता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक में हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक तथा लिंडल उर्विक का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने मुख्य रूप से औपचारिक संगठन के सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया। इन्हीं सामान्य सिद्धांतों को आमतौर पर संगठन का पुरातन सिद्धांत कहा जाता है। शास्त्रीय उपागम की विशेषता। शास्त्रीय उपागम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है सामान्य विशेषताएं। शास्त्रीय उपागम को सामान्य विशेषताएं यानी कि कार्य विभाजन, पद सोपान, निश्चितता, कार्य कुशलता, व्यवस्था, मितव्ययिता, संरचना, आर्थिक मानव आदि है। किसमें आती हैं ये सामान्य विशेषता इसकी। सेकंड है दार्शनिक विशेषता। शास्त्रीय उपागम की दार्शनिक विशेषताएं हैं आणविक यांत्रिक, गतिहीनता, स्वैच्छिक, तार्किकता, अर्थप्रबंधता आदि है। फ्रेडरिक विंसो टेलर
F.W. टेलर पहले विद्वान थे जिन्होंने प्रबंध को अंगूठे के नियम से बाहर निकालकर एक व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की विचारधारा को प्रतिपादित किया। इसलिए जो टेलर हैं उनको वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जनक के रूप में माना जाता है। टेलर के अनुभव एवं प्रयोग, जो इसका वर्णन निम्न दिया गया है। सबसे पहला था इनका समस्या का अध्ययन। टेलर ने निजी एवं सरकारी कंपनियों में काम करके उपकरणों तथा कंपनियों की समस्याओं का अध्ययन किया। उन्होंने निम्नलिखित समस्याओं का इन उपकरणों में अनुभव किया। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रबंधकों में श्रमिक प्रबंधन उत्तरदायित्व के संबंध में विचारों का स्पष्ट अभाव। सेकंड पॉइंट है प्रबंधन इस बात की मान्यता नहीं देते थे श्रमिकों के कार्यों व निष्पादन की क्षमता में सुधार होने से दोनों को लाभ होगा। थर्ड है श्रमिकों का अपने कार्यों के प्रति संजीदा न होना। फोर्थ पॉइंट है श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए प्रेरणा का अभाव। फिफ्थ पॉइंट है कार्य परिमाणों का निर्धारण न होना। सिक्स पॉइंट है उत्पादन मात्रा के विषय पर श्रमिकों व फोरमैन का आपसी संघर्ष। सेवन पॉइंट है श्रमिकों की योग्यता एवं रुचि को ध्यान दिए बगैर कार्यों का सौंपा जाना। और 8 पॉइंट है प्रबंधकीय निर्णय अनुमान परंपरा एवं अनुभव पर आधारित होना। उपरोक्त समस्याओं को हल करने के लिए F.W. टेलर ने निम्नलिखित प्रयोग किए। कौन सा प्रयोग किया? मिडवेल अनुभव। टेलर ने मिडवेल स्टील कंपनी में कार्य करते हुए जो देखा वह समझा कि मिडवेल अनुभव कहा। जो समझा और जो उन्होंने किया उसे क्या कहा गया? मिडवेल अनुभव। यहाँ पर टेलर ने देखा कि श्रमिकों की कार्य प्रणाली में समानता नहीं है एवं हर श्रमिक अपने तरीके से कार्य को निष्पादित करता है। श्रमिकों में कार्य के प्रति रुचि नहीं है एवं वे कार्य को पूरा करने के लिए एक अवैज्ञानिक तरीका अपना रहे हैं। F.W. टेलर ने इसे प्राकृतिक एवं व्यवस्थित सोल्जरिंग व सोल्डरिंग नाम दिया है। वैसे सोल्डरिंग का अर्थ उद्योगों में धातुओं के गर्म व तरल पदार्थ से अन्य धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया का नाम है तथा सोल्जरिंग शब्द घिसी पिटी तथा परंपरावादी प्रवृत्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। टेलर ने व्यवस्थित सोल्जरिंग को देखकर प्रबंधकों को सुझाव दिया कि सर्वप्रथम श्रमिकों के दिन भर के कार्यों को ज्ञात करना चाहिए ताकि दिन का उचित वेतन निश्चित किया जा सके। इस संबंध में टेलर ने कई अध्ययन किए। बेथलेहम प्रयोग क्या है? बेथलेहम प्रयोग। टेलर ने 1899 ईस्वी में 1899 में बेथलेहम स्टील कंपनी में उत्पादन वृद्धि के लिए 3 प्रयोग किए जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है कच्चे लोहे को हटाने के प्रयोग। टेलर ने देखा कि कच्चे लोहे को इधर से उधर करने से श्रमिकों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अतः उन्होंने श्रमिकों के कार्य के दौरान व्यवस्थित रूप से विश्राम देकर एवं कच्चे लोहे को ढोने के तरीके बदलकर एक औसत श्रमिक की क्षमता में वृद्धि कर दी। यह प्रयोग करके टेलर ने सिद्ध कर दिया कि श्रमिकों को आराम देकर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इससे उत्पादकता में 12.5 से लेकर 47.5 टन की प्रतिदिन औसत वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणाम स्वरूप कार्य में लगे 75 श्रमिकों को दूसरी जगह कार्य में लगा दिया गया। ये प्रयोग सर्वाधिक संदर्भित किया जाने वाला प्रयोग है। सेकंड है फावड़े का प्रयोग। टेलर ने बेथलेहम स्टील कंपनी में देखा कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को उठाने में श्रमिक अपनी इच्छा से फावड़े का प्रयोग करता है। इसके बाद भी पूर्ण कार्य क्षमता से कार्य नहीं हो
कर पाता और कंपनी की उत्पादन क्षमता भी कम है। अतः टेलर ने फावड़े को प्रयोग विधि पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि हल्के पदार्थों को हटाने के लिए लंबे फावड़े एवं भारी पदार्थों को हटाने के लिए छोटे फावड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए। टेलर ने श्रमिकों को प्रयोग विधि के बारे में विधिवत प्रशिक्षण दिया और इससे चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। फलस्वरूप प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता बढ़ गई। थर्ड है धातु कटाई प्रयोग। टेलर ने धातु कटाई के संबंध में कुल 30,000 प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी धातु की कटाई मशीन की गति, कार्य की योजना, कटाई की गहराई तथा कोण, ड्रिल प्रक्रिया, मिलिंग मशीन व अन्य उपकरणों पर निर्भर करती है। अतः टेलर ने बताया कि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कम पूंजी की लागत पर भी बेहतर कटाई की जा सकती है। टेलर के इस प्रयोग के बारे में अल्बर्ट का कथन है कि धातु कटाई प्रयोग की उपलब्धियां कई बातों में टेलर के अन्य योगदानों से अधिक महत्वपूर्ण है। इन प्रयोग के परिणामों से अमेरिका में विकास को एक नई दिशा व गति मिली। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध। टेलर के अनुसार प्रत्येक संगठन का एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है जो किसी प्रकार का कार्य क्षमता के प्रदर्शन में सहायक सिद्ध हो सकता है। इनके द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रभाव न केवल अमेरिका बल्कि अन्य विकसित तथा विकासशील देशों में हुआ। अपने संगठन के समय में व्याप्त अव्यवस्था व विवादों को लेकर टेलर ने वैज्ञानिक सोच व तार्किकता के प्रयोग का आवश्यक माना एवं इसे वैज्ञानिक प्रबंधन का नाम दिया। वैज्ञानिक प्रबंध शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है। विज्ञान अथवा व्यवस्थित ज्ञान तथा प्रबंधन का आशय इसे सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करना है, अर्थात गलती करो और सुधारों के स्थान पर निश्चित नियम के आधारों पर प्रबंध का संचालन करना वैज्ञानिक प्रबंध है। वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य निम्न है। फर्स्ट है अधिकतम पारस्परिक समृद्धि लाना। सेकंड है कार्य कुशलता में वृद्धि करना। थर्ड है प्रबंधन के विज्ञान दृष्टिकोण का विकास। फोर्थ है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। और फिफ्थ है सहयोग और समन्वय स्थापना। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता जन्मदाता कहा जाता है। किसको? F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है। इसके अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध किसी उद्योग या संगठन में कार्य करने वाले कार्मिकों की दृष्टि में एक मानसिक क्रांति यानी मेंटल रिवॉल्यूशन है। इन्होंने ये माना कि उद्योगों के मालिक, उपभोक्ता तथा श्रमिकों में कोई मतभेद नहीं होता, अतः इनके हित परस्पर आपस में जुड़े होते हैं। कैसे? मानसिक क्रांति किस तरीके से आई है? एक ट्रायंगल नुमा आपकी आकृति है जिसमें नियोक्ता है, कर्मचारी है, उसके बाद उपभोक्ता है। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक नियोक्ता जो है अपनी किसी योजना को नहीं बनाएगा, कर्मचारी उसमें काम नहीं कर सकता। कर्मचारी जब तक काम नहीं करेगा वो उपभोक्ता के पास नहीं जाएगा। तो इनके बीच की जो धुरी है वो क्या है? अधिकतम लाभ है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध एक मानसिक क्रांति है जो संगठन के अधिकतम लाभ के साथ श्रमिकों की संपन्नता भी निश्चित करती है। अतः वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभ पर बल देता है। क्यों ये इस पे निश्चित करती है? मानसिक क्रांति किस कारण? अगर किसी संगठन में कुछ भी उत्पादन अधिक होगा, अगर जो संगठन का मालिक है उसको अधिक लाभ होगा तो वहाँ के जो श्रमिक है उसको भी लाभ प्राप्त होगा। इसलिए इन्होंने कहा है कि संगठन के अधिकतम लाभ के साथ जो श्रमिक है यानी कि वहाँ के जो कर्मचारी है उनकी संपन्नता भी निश्चित होती है। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है कार्य करने की नियोजित व्यवस्था है।
सेकंड है मानवीय हितों के प्रति उदार दृष्टिकोण है। थर्ड है संगठन के उद्देश्यों की प्रकृति के लिए कौशल तथा शक्ति का उपयोग है। फोर्थ है वैज्ञानिक विधियों पर बल है। फिफ्थ है श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण है। सिक्स्थ है संसाधनों का उचित प्रयोग है। सेवंथ है संघर्ष के स्थान पर सहयोग की भावना। एट है कार्य तथा उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण। टेलर ने माना कि अच्छा प्रबंधन एक वास्तविक विज्ञान है, जबकि टॉर्ने के प्रबंधन के नए विचार को प्रबंधन का विज्ञान नाम दिया तथा लुइस डी ब्रैंडिस ने सबसे पहले टेलर की विचारधारा को वैज्ञानिक प्रबंधन नाम दिया। टेलर ने अपनी पुस्तक शॉप मैनेजमेंट में प्रबंधन के दर्शन को निम्न प्रकार बताया है, जैसे फर्स्ट है प्रबंधन का यह उद्देश्य हो कि श्रमिकों को अधिक पारिश्रमिक दे और उत्पादन लागत कम हो। सेकंड है शोध आधारित वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। थर्ड है कार्य की दशाओं का मानकीकरण किया जाए। और फोर्थ है प्रबंधन तथा श्रमिकों को मित्रतापूर्ण सहयोग दिया जाए। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। टेलर ने वर्तमान संगठन में अधिकतम उत्पादन बढ़ाने तथा सभी के लिए समृद्धि प्राप्त करने के लिए 4 सिद्धांत दिए हैं, जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण। वैज्ञानिक रूप से विकसित कार्य के प्रभावी निष्पादन के लिए श्रमिकों को शारीरिक मानसिक गुणों के आधार पर वैज्ञानिक रूप से चयनित होना आवश्यक है। इसके लिए टेलर ने वित्तीय पूंजी तथा तकनीकों के साथ साथ मानवीय पूंजी को भी महत्व दिया है। यहाँ मानव संसाधन विकास को टेलर ने महत्व प्रदान किया, जो कि वर्तमान समय में अत्यधिक प्रासंगिक है। सेकंड है कार्य के लिए विज्ञान का विकास। टेलर प्रत्येक कार्य के लिए विज्ञान का विकास करना चाहते हैं, जिसे अंगूठे के नियम को हटाया जा सके। उन्होंने प्रतिदिन के कार्य को वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर परिभाषित किया तथा कार्य करने की एक सर्वोत्तम प्रणाली के विकास पर जोर दिया, जिसके लिए कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जाना तथा प्रत्येक भाग के लिए समय निर्धारित करना आवश्यक था। इस कार्य के लिए विज्ञान को विकसित करने से जहां श्रमिक अनावश्यक आलोचना से बच सकते हैं, तो वहीं प्रबंधक श्रमिकों से अधिकतम कार्य ले सकते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य समन्वय। प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बीच परस्पर सहयोग व समन्वय की भावना रहनी चाहिए। कर्मचारियों को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जो प्रबंधकों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। टेलर के अनुसार कर्मचारियों में हर समय सहयोग की भावना बनी रहती है, किंतु प्रबंधकों द्वारा इसे उपेक्षा से देखा जाता है। सहानुभूति, विश्वास, प्यार की भावना के द्वारा ही उनमें मानसिक क्रांति की संचार किया जा सकता है। यानी उनको सहानुभूति दिखाकर, उन पे विश्वास कर, प्यार से 2 बोल बोलकर उनकी मानसिक क्रांति लाई जा सकती है। नेक्स्ट है प्रबंधकों एवं श्रमिकों के बीच कार्य तथा उत्तरदायित्व का विभाजन। टेलर ने परंपरागत प्रबंधकीय मान्यताओं के विपरीत कर्मचारी प्रबंधकों के मध्य समान रूप से श्रम विभाजन तथा उत्तरदायित्व के विभाजन पर बल दिया। उन्होंने मांग की कि प्रबंधकों को अधिक दायित्व सौंपे जाए, क्योंकि वे अधिक प्रशिक्षित एवं योग्य होते हैं। उपरोक्त सिद्धांतों को हम निम्नलिखित तत्वों के रूप में देख सकते हैं। कैसे? फर्स्ट है विज्ञान की अंगूठे के नियम। इस नियम के रूप में देख सकते हैं सौहार्द न कि संघर्ष, यानी कि इसके अंतर्गत मानसिक क्रांति, जो मानसिक क्रांति की बात की गई है। नेक्स्ट है सहयोग न कि व्यक्तिवाद। इसके बाद सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। और नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति में अधिकतम क्षमता अथवा कार्यकुशलता तथा समृद्धि का विकास। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें।
टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें विकसित की है जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है कार्यात्मक फोरमैनशिप। टेलर की यह अवधारणा कार्य विशेषज्ञता व श्रम विभाजन पर आधारित है। यह सिद्धांत आदेश की एकता के विरोध में प्रतिपादित किया गया है, जिसमें टेलर द्वारा 8 विशेषीकृत पर्यवेक्षक निर्धारित किए गए हैं तथा अपने कार्य के स्तर को श्रमिक ही नहीं बल्कि पर्यवेक्षक के स्तर पर भी विभाजित किया गया है। इसके अनुसार पहले का 4 पर्यवेक्षक जैसे गुट नेता, गति नेता, मरम्मत नेता तथा निरीक्षक को योजना निर्माण के लिए 4 पर्यवेक्षक जैसे कार्य की व्यवस्था तथा मार्गदर्शक, निर्देशन, कार्ड लिपिक, समय और लागत लिपिक और कारखाना अनुशासक को नीति क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। कार्य के कुशल तथा विशेषीकृत संपादन के लिए प्रत्येक श्रमिक को अपने 8 पर्यवेक्षकों से परामर्श तथा आदेश ग्रहण करने चाहिए। दिखाए जा सकते हैं, एक श्रमिक है, ये प्रबंधक है जिसमें 4 कार्य के नियोजन के संबंधित है और 4 पर्यवेक्षक है। कार्य परिचालन से संबंधित जो भी काम है वो बताए जा सकते हैं श्रमिक को। ये कौन सा बताता है, तो ये कार्यात्मक फोरमैनशिप बताता है। कार्य कुशल, एक कुशल फोरमैन के लिए टेलर ने 9 गुणों जैसे तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, कौशल, चातुर्य, ईमानदार, धैर्य, ऊर्जावान, विवेक तथा अच्छा स्वास्थ्य को बताया है। नेक्स्ट है समय एवं गति का अध्ययन। इसके द्वारा संगठन में श्रम व शक्ति की बचत की जा सकती है तथा किसी कार्य में लगने वाले समय को वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित करते हुए एक कार्य दिवस का निर्धारण किया जा सकता है। गति अध्ययन की शुरुआत गिलबर्ट दंपति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है अपवाद का प्रबंधन। इसके अनुसार अपवाद स्वरूप ही कुछ मामले प्रबंधकों के पास पहुंचने चाहिए अतः अधिकांश मामलों का निराकरण अधीनस्थों द्वारा ही कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है परिणामात्मक मजदूरी प्रणाली। टेलर ने कहा कि श्रमिकों के लिए कार्य के मानक निर्धारित करने चाहिए, जिसमें मानक पर निम्न पीस रेट, मानक पर बोनस तथा उच्च मानक प्राप्त करने पर उच्च पीस रेट का भुगतान किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत मजदूरों को अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य अध्ययन क्रमबद्ध नीतियों तथा वैज्ञानिक तरीकों से कार्य का सरलीकरण हो, जिससे अधिक मितव्ययिता और प्रभावशीलता प्रणाली की खोज की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति को टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के सार कहा जाता है। मानसिक क्रांति से तात्पर्य है श्रमिकों तथा प्रबंधकों द्वारा एक दूसरे के संबंध में अपनी सोच में आमूल परिवर्तन लाना। मानसिक क्रांति को टेलर द्वारा दिए गए 4 वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों में से तीसरे से देखा जा सकता है, जिसमें कार्य का विज्ञान तथा वैज्ञानिक रूप से चयनित तथा प्रशिक्षित श्रमिकों के प्रबंधकों को श्रमिक के अंतर्गत लाना है। अतः मानसिक कार्य वैज्ञानिक प्रबंधन का सार तत्व है। नेक्स्ट है आपका टेलर को इस प्रकार श्रमिकों व प्रबंधकों को न केवल अपने विचारों को त्याग कर सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना होगा, बल्कि इन दोनों पक्षों को वैज्ञानिक प्रबंधन को क्रियान्वित करने के लिए कार्य करने के ढंग पर भी एकमत होना आवश्यक है। दोनों पक्षों द्वारा वैज्ञानिक अन्वेषण और ज्ञान के तरीके के बिना किसी पक्षपात को स्वीकार करना होगा। मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतिम उद्देश्य तथा प्रबंध श्रमिक तथा उपभोक्ता वर्ग तीनों की समृद्धि सुनिश्चित करने का प्रमुख आधार है। मानसिक क्रांति निम्न पहलू पे होती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है मानसिक क्रांति का उत्पादन वृद्धि के लिए सर्वांगीण विकास करना। सेकंड पॉइंट है आपसी विकास की भावना का सृजन करना।
थर्ड पॉइंट है समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। और फोर्थ पॉइंट है श्रमिक कोई मशीन या पुर्जा नहीं है, वह मनुष्य है। थकान अध्ययन, इसमें कार्य करने में आने वाली गिरावट तथा शारीरिक शिथिलता का अध्ययन करना। स्टेनल केंट के अनुसार थकान शारीरिक अंगों की घटती हुई वह कार्य क्षमता है जो श्रम के बाद उत्पन्न होती है और आंशिक तौर पर उस पर निर्भर करती है। कार्य की प्रकृति, शारीरिक दुर्बलता, विश्राम की कमी, गर्मी, कार्य की दशाओं, कार्य की गति आदि थकान के कारण अतः श्रमिकों में कुष्ठा व झुंझलाहट पैदा होती है जिससे उत्पादन करने का स्तर गिरता है। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति से उद्योग सहित जीवन का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 19वीं एवं 20वीं सदी में ज्ञान एवं समाज के कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। उनमें से एक प्रबंध के क्षेत्र में क्रांति भी है। वैज्ञानिक प्रबंध का आंदोलन वस्तुतः अमेरिकी समाज में उत्तर औद्योगिक काल में समाज के भ्रष्टाचार, बर्बादी एवं अक्षमता की पृष्ठभूमि में विकसित होना शुरू हुआ है। औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी के अंत में परिपक्वता की स्थिति में थी तथा संगठनों में जटिलता के कारण एक नए प्रबंधकीय वर्ग का विकास हो रहा था। वास्तव में टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता नहीं है। इससे पहले चार्ल्स लॉवेज, हेनरी टाउनिंग, हॉलसे, हेनरी मेटकॉफ आदि ने कुछ विज्ञान तकनीकें एवं पद्धतियां विकसित की थी, किंतु टेलर के पूर्ववर्तियों ने प्रत्यक्ष रूप से कार्य पद्धतियों का विश्लेषण नहीं किया। इसलिए टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। F.W. टेलर ने तत्कालीन औद्योगिक समाज को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तकनीकी पद्धतियों का विकास किया और उसे संगठन में लागू किया, जिससे वैज्ञानिक प्रबंधन का विकास हुआ। वैज्ञानिक प्रबंधन के आंदोलन को मूर्त रूप देने वाले अन्य विद्वान कौन कौन से हैं? फर्स्ट है गेंट का योगदान। गेंट ने समय अध्ययन के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गेंट ने एक गेंट चार्ट का विकास किया जो समय के विरुद्ध कार्य प्रगति को दर्शाता है। ये नियोजन एवं नियंत्रण रूप से उपयोग होता है। सेकंड है गिलबर्ट दंपत्ति ने गति अध्ययन के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंधन के विकास में योगदान दिया। उन्होंने बहाव प्रक्रिया सारणी का निर्माण किया और उसके द्वारा कार्य की अनावश्यक गतिविधियों को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। इस चार्ट और सारणी को गति चार्ट भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है E.H. इमर्सन। E.H. इमर्सन ने अपनी पुस्तक एफिशिएंसी एंड द ट्रैवल प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी में अपने तंत्र को वैज्ञानिक प्रबंधन की अपेक्षा दक्षता तंत्र कहा। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकों तथा सिद्धांतों को सरकारी तथा शैक्षणिक क्षेत्र में लागू किया। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रभाव अमेरिका एवं यूरोप में देखने को मिलता है। टेलर की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ जो इसकी प्रसिद्धि व्यक्त करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन से न केवल औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है बल्कि उपभोक्ताओं को भी फायदा हुआ है। वैज्ञानिक प्रबंधन की सबसे बड़ी प्रासंगिकता नव टेलरवाद के रूप में देखी जा सकती है। टेलर की उपयोगिता। वैज्ञानिक प्रबंधन का एक रूप रूस में देखने को मिलता है, जैसे स्तेखानोवाद यानी सोवियत संघ कहा गया है। इस विचारधारा का प्रतिपादन वर्ष 1935 में हुआ। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। कि अगर कोई उत्पादन हो रहा है
उसकी वृद्धि के लिए जो उसके श्रमिक है उसको पुरस्कार देना चाहिए। इस तरह अधिक उत्पादन करने वाला श्रमिक पुरस्कृत होता है, जिसे रूसी भाषा में स्तेखानोवाइट कहते हैं। मैकफॉरलैंड के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन एक दृढ़ सूत्र नहीं, बल्कि यह एक दर्शन, विचारधारा तथा मानव व्यवहार का दृष्टिकोण है जो औद्योगिक क्रांति की ओर एक मानसिक क्रांति है। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की आलोचना। टेलरवाद की आलोचना करते हुए अर्नेस्ट डेल ने कहा है कि टेलर ने प्रबंधन के एक विज्ञान को विकसित नहीं किया था, बल्कि उनसे प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया गया था। टेलर ने वह तरीका बताया जो कंपनी के उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। वास्तव में टेलर औद्योगिक इंजीनियरिंग का पिता था, न कि वैज्ञानिक प्रबंधन का। इसके कुछ पॉइंट है। एकांकी दृष्टिकोण। यह सिद्धांत एकांकी है क्योंकि यह केवल कार्यशाला स्तर पर संकेंद्रित है, यानी जो कार्य करने वाले स्तर है उस पे केंद्रित है। इसमें उच्च स्तर की साथ एकीकरण तथा समन्वय नहीं है। सेकंड है मशीनीकृत सिद्धांत। यह श्रमिक को मशीन की तरह मानता है तथा मशीन की तरह ही कार्यकुशल बनाना चाहता है, अतः यहाँ पर श्रमिक का मशीनीकरण करने का प्रयास किया गया है। थर्ड पॉइंट है मानवीय अभिप्रेरणा का सरलीकरण। टेलर अभिप्रेरणा को केवल आर्थिक व भौतिक पहलू मानते हैं। उन्होंने अपनी 3 मान्यताओं में श्रमिक को आर्थिक प्राणी माना है जो धन के विषय में बुद्धि सहमत व्यवहार करता है, अतः यहाँ मनुष्य के समाज व मनोविज्ञान पहलू को नज़रअंदाज किया। आगे जाकर अल्टन मेयो ने इसे सिद्ध किया। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिक संघों द्वारा आलोचना। श्रमिक संघों ने भी इसकी आलोचना की क्योंकि यह सामूहिक सौदेबाजी को खत्म करता है तथा मानसिक क्रांति के माध्यम से श्रमिक संघों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकों के द्वारा आलोचना। प्रबंधकों ने भी टेलरवाद की आलोचना की है, जो इसके विशेषाधिकारों को कम करता है व जिम्मेदारियों को बढ़ाता है। टेलर की यह मान्यता थी कि उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना अच्छे प्रबंधकों का निर्माण कठिन है। वे अंगूठे के नियम का मजाक उड़ाते थे, अतः प्रबंधकों ने कटु आलोचना की। अल्टन मेयो ने वैज्ञानिक प्रबंधन तथा समाजवाद को झूठे नारे कहा तथा उसे रोबल हाइपोथेसिस भीड़ परिकल्पना का पर्याय माना है। वैज्ञानिक प्रबंध में मानवीय तथा अमानवीय पहलू। वैज्ञानिक प्रबंध में मानवीय पहलू क्या है? श्रमिक को प्रशिक्षित, शिक्षित और मानव संसाधन का विकास होना। वैज्ञानिक प्रबंध में अमानवीय पहलू क्या है? श्रमिक को आर्थिक प्राणी मानना। मानवीय पहलू क्या है? सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, कि सहयोग करना चाहिए ना कि व्यक्तिवाद में उलझना चाहिए। अमानवीय पहलू क्या है? अच्छा श्रमिक वह है जो आदेश माने ना कि आदेश की पहल करे। इससे श्रमिकों की रचनात्मकता समाप्त हुई। सौहार्द की भावना का विकास करना, कार्य का समान विभाजन, मानसिक क्रांति जिसमें समाज, श्रमिक एवं नियोक्ता सभी की समृद्धि हो, विभेदीकृत वेतन प्रणाली, यह लोकतांत्रिक तथा योग्यता को प्रोत्साहन करने वाली थी। अमानवीय पहलू क्या है? इन्होंने श्रमिकों की सहभागिता नहीं स्वीकारी, बल्कि सब कुछ प्रबंधन पर छोड़ दिया। श्रमिकों के कम निष्पादन पर इसे दंडित करना तथा नौकरी से बाहर करना, समय अध्ययन, गति अध्ययन व स्टॉप वॉच के माध्यम से श्रमिकों को मशीन का पुर्जा बना दिया। टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रासंगिकता। फर्स्ट पॉइंट है इसका, वैज्ञानिक प्रबंधन श्रमिकों को वैज्ञानिक चयनित तथा प्रशिक्षित करके मानव संसाधन विकास की अवधारणा को सामने लाता है। सेकंड पॉइंट है नव प्रबंधन आंदोलन में टेलरवाद को
पुनर्जीवित करके नव टेलरवाद को सामने लाया गया। थर्ड पॉइंट है, टेलरवाद अपने अंतिम उद्देश्य में सामाजिक समृद्धि की बात करता है, जिसमें उपभोक्ता, श्रमिक, नियोक्ता तीनों की समृद्धि शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, के हेनिस्ट ने जर्मनी में कपड़ा मिलों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने सर्वेक्षण में पाया कि जैसे जैसे उत्तरदायित्व का प्राधिकार में स्पष्ट विभाजन किया जाता है, वैसे वैसे संगठन की उत्पादकता बढ़ती है। अतः कार्य को सही तरीके से डिजाइन किया जाना तथा गति के अनावश्यक चरणों को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बोनस और उनके सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लगाकर परिणाम प्राप्त किया जाना चाहिए। F.W. टेलर की प्रमुख पुस्तकें एवं लेख। पुस्तक कौन सी है? शॉप मैनेजमेंट 1910 में, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में आई थी। कंक्रीट प्लेन एंड रेनफोर्स 1905 में यह सह-लेखक S.E. थॉमसन के द्वारा लिखी गई थी। कंक्रीट कॉन्स्ट्रक्ट्स 1912 में सह-लेखक S.E. थॉमसन के द्वारा लिखी गई थी। लेख कौन कौन से हैं? लेख है अ पीस रेट सिस्टम 1895, सेकंड है ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 यानी 1906 और द गॉस्पेल ऑफ इफिशिएंसी 1911। तो ये थी इनकी प्रमुख पुस्तकें। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।